गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका G23 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैथ में हमने जो पहली क्लास ली थी तो उसकी मैथ की पहली क्लास में हमने बहुत सी चीज़ों को देखा था। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या के वर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। तो हम जैसे एक चीज़ की थ्योरी पढ़ेंगे तो उस थ्योरी के बाद तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो जो पहली क्लास ली थी उस पहली क्लास के से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है इसमें कि बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। इसमें वो पहला पॉइंट कहेगा क्या, पहला पॉइंट आपसे वो कहेगा 0। पहला पॉइंट क्या कहेगा, पहला पॉइंट कहेगा एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य, कहेगा एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। दूसरा कहेगा 0 ना तो धनात्मक है, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ना ही ऋणात्मक। अगला पॉइंट वो देगा आपको, अगला पॉइंट उसमें क्या है, अगला पॉइंट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा ऑप्शन होगा डी नंबर, वो कहेगा कि डी नंबर ऑप्शन है कि यदि P और Q का जो गुणज है वो है सम है तो P एंड Q हमेशा, तो P और Q हमेशा क्या होंगे, P और Q हमेशा सम होंगे। वो आपसे ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, उसमें वो पहला ऑप्शन है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो ये हमने आपको डायरेक्ट पॉइंट बताया था, यानी पॉइंट क्या है, सही है। दूसरा 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो ये भी हमने आपको बताया था जो 0 है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी ये पॉइंट भी सही हो गया। और √2 क्या अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल √2 अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस पॉइंट को देखेंगे कि P और Q का गुणन अगर सम है तो P और Q हमेशा सम होगा क्या, देखना कैसे। जैसे हमने P Q सम ले लिया, मान लो 2 ले लिया और यहाँ ले लिया 4, तो कॉमन सी बात है गुणा करोगे आ गया 8। अगर बेटा यहाँ देखो, अगर हमने 3 गुणे 4 कर दिया तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ जो संख्या है ये तो एक विषम हो गई और ये संख्या 4 क्या है, 4 एक सम हो गई। और यहाँ तो सम थी और सम थी, यानी अगर P और Q का गुणा सम आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि P और Q हमेशा क्या होंगे, सम होंगे, वो विषम भी हो सकते हैं। उन दोनों संख्याओं में से एक क्या विषम भी हो सकती है, एक विषम हो सकती है, दोनों भी विषम हो सकती हैं। अगर दोनों विषम अगर हो जाएंगी तो उसका आंसर क्या आएगा, दोनों विषम हो जाएंगी बेटा, देखना अगर दोनों विषम हो जाएंगी, आप लिख लीजिए पॉइंट में, अगर विषम गुणे विषम, अगर विषम का विषम में गुणा होता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा विषम आता है। अगर सम गुणे सम हो रहा है, सम गुणे सम हो रहा है तो आंसर सम आएगा। अगर सम गुणे विषम हो रहा है, सम गुणे विषम हो रहा है तो भी आंसर सम आएगा। इस पॉइंट को लिख लेना, ये हमेशा याद रहेगा। अगर किसी विषम संख्या में विषम संख्या के गुणा करेंगे तो आंसर जो गुणा जाएगा, जो उसका गुणनफल आएगा वो विषम आएगा। सम का सम में गुणा करेंगे गुणनफल सम आएगा, और सम का अगर विषम में करेंगे तो गुणनफल सम आएगा।
वो कह रहा पी क्यू हमेशा, तो पी क्यू हमेशा सम नहीं होंगे, वो सम हो सकते हैं और इसमें से एक विषम भी हो सकता है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, अगर आंसर क्या देखेगा, ये आंसर सही हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो ये सही है लेकिन रिजल्ट के हिसाब से ये ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। आंसर हो गया ये, आंसर क्या है, ये हो गया। दूसरा सवाल है, इसके 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे इससे, और 12 से 15 क्वेश्चन के बाद इसको आज नहीं करेंगे, है ना, उसके बाद कल अगली चीज़ को शुरू करेंगे। इसका अगला सवाल है क्या कि यदि n स्क्वायर एक पूर्ण, यदि n स्क्वायर एक पूर्ण घन है, n स्क्वायर एक पूर्ण घन है, यदि n स्क्वायर एक पूर्ण घन है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है उसका, पहला ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है n इज ऑड, n इज इवन, n इज ऑड, n इज इवन, n स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, n स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, और n इज परफेक्ट क्यूब, n इज परफेक्ट क्यूब। देखना बेटा, n स्क्वायर एक पूर्ण घन है, n स्क्वायर जो है वो एक पूर्ण घन है, समझना। यानी यहाँ n स्क्वायर जो है एक पूर्ण घन है, तो n एक आठ होगा, आठ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, यानी n आठ भी हो सकता है, n इवन हो सकता है। तो n आठ होगा ये निश्चित नहीं कर सकते, n इवन होगा ये भी निश्चित नहीं कर सकते, यानी ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। देखो n स्क्वायर एक पूर्ण घन है, तो क्या n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बेटा, n स्क्वायर पूर्ण घन है तो n क्या हो जाएगा, n एक परफेक्ट क्यूब जरूर हो जाएगा। देखना बेटा, n स्क्वायर जो है ये पूर्ण घन है, यानी इसको देखो, इसकी पावर 3 भी होगी तभी तो पूर्ण घन होगा। अगर ये पूर्ण घन हो जाएगा तो n, अगर आप देखो तो n क्या है, n एक परफेक्ट क्यूब भी है, यानी n क्या यहाँ से हो जाएगा, n जो होगा n एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और एक पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि जो विषम संख्या होती है बेटा, जो विषम संख्या होती है, जो विषम संख्या होती है और विषम संख्या का जो वर्ग होता है, विषम संख्या होती है और जो विषम संख्या का क्या होता है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या का जो वर्ग होता है, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हमेशा 8n+1 के रूप में होता है। और यही क्या होता है, यही 3 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग होता है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग भी होता है। याद रखना, जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा 8n+1 के रूप में होता है। आप कोई भी संख्या मान लीजिए 8n+1 ही आएगा। आपको अगर मन है तो आप बताओ क्या लिख लें, 11 लिख लें, 9 लिख लें, 7 लिख लें, देख लो 3 से चेक, 2 से 3 से चेक कर दे रहे हैं। 11 11 हम 121, 121 को क्या लिख लोगे, 15 × 8 + 1 लिख लोगे, 15 × 120, यानी n बराबर 15 हो गया, तो n × 8 + 1 आप ऐसे कोई भी लिख लो, 7 7 49, तो 8 × 6 + 1 9 9 81, 10 × 8 + 1। आप कोई भी विषम संख्या लेंगे जो 3 से बड़ी होगी। देखो हमने ये अभाज्य संख्या में बताया था, हमने इसीलिए आपसे बताया था कि जो बेटा अभाज्य संख्या होती है वो 8 है, अभाज्य संख्या का जो वर्ग होता है 3 से बड़ी भी होती जो, उसका वर्ग 8n+1 के रूप में होता, लेकिन वो सारी संख्या अभाज्य संख्या की निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा बेटा 9, यहाँ क्या देखा 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, लेकिन उसका वर्ग 8n+1 के रूप में होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना, हमने आपको पहली क्लास में भी बताया था, है ना। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है बेटा,
बहुत अच्छा सवाल है। और ये ऐसे सवाल है ना जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप में और औरों में यही फ़र्क होगा, आप चीज़ों को देख के बता देंगे। उसमें पूछेगा, वो पूछ रहा है आपसे, सवाल है कि क्या है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन है तीसरा और ऑप्शन है चौथा। पहला है ऑप्शन 15/1000, दूसरा है ऑप्शन 23/8। इसको 1600 कर लो, ताकि 2 से, नहीं तो आप कहोगे काटा क्यों नहीं भैया 5 से। 23/8। अगला ऑप्शन है 35/50 और अगला ऑप्शन है 17/6। याद करो बेटा, याद करो, हमने आपको एक पॉइंट बताया था। हमने क्या बताया था, अगर यहाँ कोई संख्या है और अगर उसका हर जो है, अगर उसका जो हर है, हर अगर 2 और 5, अगर उसका जो हर है 2 और 5 से या 2 5 से, यानी 2 के गुणज से 5 के गुणज से या 2 के अलग गुणज से 5 के अलग गुणज से मिल के बना है, तो वो संख्या, उसका दशमलव कैसा होगा, उसका दशमलव होगा बेटा शांत दशमलव। उसका क्या होगा बेटा, उसका होगा शांत दशमलव। वो क्या होता है, शांत दशमलव। अगर कोई संख्या है और संख्या 2 और 3, 2 एंड 5, 2 एंड 5 से मिलकर नहीं बनी है, वो होगी अशांत। याद आया, ये पॉइंट समझाया था लास्ट में। अब देखना बेटा, 1600 को आप क्या लिख सकते हैं, 1600 को आप लिख देंगे बेटा 40 गुणे 40, और 40 को आप क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5। देखो ये 2 और 5 से मिलकर बनी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक शांत दशमलव हो जाएगी, ये एक शांत दशमलव हो जाएगी, समझना। इसी प्रकार 8 2 की पावर 3, यानी 2 का 3 बार गुणा किया गया है, ये भी एक शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव। ऐसे 50 किससे, 10 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5। अरे क्या लिख रहा है, 50 लिखा है, 50 को सीधा आप 5 की पावर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसको 6 को 2 के गए, 6 2 गुणे 3 बना है, 3 अलग है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 है, 2 और 5 को अलग कर दिया गया है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 17/6 सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 17/6। अब देखना, जो सवाल अच्छे हैं वही कराते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है। जो चुनिंदा सवाल हैं सिर्फ वही कराएंगे। ऐसे आपको ऐसे सवाल कराने की प्रैक्टिस आपको जल्द ही एक सीट दे दी जाएगी। जैसे सीट ये नंबर सिस्टम ख़त्म होगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके पहले सीट आपको अवेलेबल करा दी जाए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो n है वो n है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को यानी n को किससे विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, हैं। तो इसे क्या, जिसे 13 से विभाजित किया जाता है, जिसे क्या किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा। तो उसने क्या पूछा है, शेषफल क्या आएगा। आप ये बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 101 लिख लो। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ अब देखना,
997 बराबर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, है ना। अब वो क्या कह रहा है, इस 101 को 13 से विभाजित दिया जाता है तो 13 सतह 91, 13 सतह 91, 91 से कितना ज़्यादा हो गया, 91, मतलब अगर फिर तो भाग जाएगा नहीं इसमें, तो यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता कि अगर बड़ी वाली संख्या से भाग दिया जाता है, 997 से अगर 13 में भाग दिया जाता है तो आंसर क्या होता, आप लोग स्वयं कर सकते हैं, है ना। अगर इसको भाग दोगे तो बेटा आएगा आंसर 9, भाग करके देख लेना, आंसर आएगा 9। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत सरल है। वो कह रहा है आपसे कि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। यानी वो क्या कह रहा है, m जो है, m क्या है, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या, और n है, n क्या है, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। अब वो पूछ रहा है m माइनस n क्या होगा। तो बताइए m 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15, और n यानी 50 से 100 के बीच 10, आंसर हो जाएगा 5। सवाल अगला कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद अगला सवाल आता है। अगला सवाल वो आपसे पूछ रहा है, अगला कह रहा है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। वो कह रहा है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या ही भाज्य संख्या होती है, संयुक्त संख्या है। तो देखना बेटा 53 से 97 तक कैसे याद करो, इसको आप 50 से 100 तक देख लो। और 50 से 100 तक आप क्यों देखेंगे, क्योंकि आपको पता है 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं 10। तो देख लो बेटा 50 से 51, 51 क्या होती है, भाज्य होती है। 17 से 51, 52 भाज्य और 53 भाज्य। तिरपन अभाज्य। 51 52, 97 के बाद 98, हाँ 98, 99 और 100। ये भी तीनों क्या हैं, ये तीनों बेटा क्या हैं, ये तीनों हो गई आपकी क्या, अभाज्य। सॉरी, ये सारी क्या हैं, ये सारी भाज्य हैं, ये सारी भाज्य हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, जो अभाज्य संख्या हैं वो भी इसी के अंदर हैं। यानी जो आपको पता है कि 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या होती हैं, वो अभाज्य संख्या कहाँ हैं, वो अभाज्य संख्या 53 से 97 के बीच में ही छिपी हैं। तो 53 से 97 तक संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं, तो 97 से 53 घटाओगे प्लस 1 कर लोगे। ये तरीका होता है, आंसर करोगे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आंसर 45 आ जाएगा। इस 45 से 10 कौन वाली, 10 जो अभाज्य हैं उसको घटा दोगे, आंसर हो जाएगा 35। देखो सवाल बढ़िया है ना। अगला सवाल कह रहा है वो बेटा कि 110 तक सभी विषम संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो आंसर क्या होगा। देखना बेटा, इससे आपको 2-3 बातें समझ में आएंगी। वो कह रहा है, अगला कह रहा है 110 तक सभी विषम संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ये सवाल उसने पूछा है आपसे। उसने क्या कहा है, उसने कहा है, हाँ यही पूछा है। अब देखना बेटा, 1 से 110 तक करोगे तो कैसे करोगे, 110 तक विषम संख्या, तो 1 3 5 7। अब देखो यहाँ एक बार 5 आ गया, आपको पता है क्या, यहाँ पर एक बार बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर एक बार क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। और आपको पता है 5 में 2 के अलावा, या छोड़ो ऐसा ना करो,
ऐसा करो, अगर 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करते हैं तो यूपीडी यानी यूपीडी हमेशा 5 ही होता है। यूपीडी यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। देखना बेटा, समझना, 5 का गुणा कभी भी अगर विषम संख्या में किया जाता है तो यूपीडी हमेशा 5 आता है, और इसी प्रकार 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या में किया जाता है तो यूपीडी हमेशा 0 आता है। 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करोगे तो यूपीडी क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसको गुणा करते रहो, आप गुणा करोगे, 5 का एक बार किसी में गुणा कर दिया हमेशा 5 आएगा, और उस 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करते रहोगे, अंत में जो यूपीडी आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा, है ना। तो ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है कि x + 1 और x + 3 ये क्या है? अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो पूछा है x का मान क्या होगा। देखो बेटा, कुछ ज्ञात नहीं करना है, आपको पता है ये क्या है? ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है। समझ लो सवाल को कैसे जल्दी किया जाता है, ये देखना है। ये आपको दिख गया, ये क्या है? ये क्रमागत संख्या है। और आपको पता है अभाज्य संख्या में क्रमागत अगर अभाज्य संख्या होती है तो क्रमागत अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होती है। वो क्या होती है? 2 और 3 होती है। तो यहाँ पर अगर देखो, आप देखोगे 2 बराबर 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 5, और 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। सवाल आपने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है कि n² - 31, n² - 33, n² - 31 और n² - 29 ये क्या है? अभाज्य हैं, बराबर अभाज्य संख्या। तो n का बराबर मान पूछा है। देखो बेटा, कुछ दिमाग मत लगाओ, आपको यहाँ पता है इन दोनों के बीच में कितना गैप? 2 का गैप। इन दोनों के बीच में कितना गैप? 2 का गैप, है ना। यानी 2 का गैप आ रहा है, और 2 के गैप में सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी, सिर्फ 3 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके बीच 2 का गैप होता है। क्या आपको पता है? 3 5 7, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप। देखो वही लिखा है क्या? यानी n² - 33 का मान हमेशा 3 आएगा, n² - 31 का मान हमेशा 5 आएगा, और n² - 29 का मान हमेशा 7 आएगा। किसी से भी रख दो। अब मान लो आप इससे रख रहे हैं तो n² - 29 बराबर 7, तो n² बराबर 29 चला जाएगा 36, तो n बराबर 6। आप वैसे भी दिमाग लगा देते कि 2 3 5 आएगा। आपको पता है कि छोटे से देखेंगे, यहाँ अगर आपको पता है यहाँ 3 लाना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 36 लिखना पड़ेगा। समझो, यहाँ आपको 3 लाना है, ये तो पता चल गया। तो 3 कैसे लाओगे? 3 अगर लाना है तो यहाँ क्या आना चाहिए? n की जगह n² की जगह 36 आना, और n² बराबर 36, तो n बराबर 6। सवाल आपने कर लिया होगा। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं x, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल है 100। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्या हैं जिनका योगफल क्या है? योगफल है 100। 3 अभाज्य संख्या हैं जिनका योगफल है 100। वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा, अच्छा हाँ, उसमें कह रहा है जो एक संख्या है वो दूसरे से 36 अधिक है। एक संख्या है वो 36 अधिक है दूसरी से, यानी जो एक संख्या है वो दूसरे से 36 अधिक है। तो वो क्या पूछ रहा है? तो वो पूछ रहा है एक संख्या क्या है? वो आपसे एक संख्या पूछ रहा है, उसके ऑप्शन भी उसने दे रखे हैं। चलो ठीक है, उसके ऑप्शन देख लेते हैं। उसने ऑप्शन दिया है 17, 43, 29, नन ऑफ दीज एबव।
नोटा, है ना। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बी सी डी, ये ऑप्शन है ना। वो कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। आपको बेटा पता होना चाहिए कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो सम होता है। सम में अगर सम को जोड़ना है यानी समझना, यहाँ पर समझना बेटा, बिना इसके समझे सवाल नहीं होगा। सम में अगर आप सम जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सम आएगा। विषम में अगर किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे रिजल्ट हमेशा सम आएगा। और कभी भी अगर सम में एक सम और एक विषम होगी, एक संख्या सम होगी दूसरी विषम होगी, तो रिजल्ट हमेशा विषम आएगा, सम आएगा। यानी 3 संख्या हो और 3 संख्याओं का योगफल 100 है, 3 संख्याओं का योगफल 100 है, 3 संख्याओं का, यानी एक विषम, और आपको पता है अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है। और आपको पता है 3 का, यानी पहली बार उसने 2 जोड़ा है, पहली बार उसने 2 जोड़ा है। और एक सम संख्या, आपको पता है 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 2 तो विषम होगी, यानी उसमें एक सम जरूर होगी, उसमें सम जरूर होगी। तो एक सम क्या होगी? सम बराबर हो गई 2। यानी एक संख्या आपको निश्चित हो गई, एक संख्या आपको पता चल गई, एक संख्या हो गई 2। दूसरी संख्या आपने मान ली x, तो अगली वाली क्या हो गई? x प्लस 36, 36 ज़्यादा है ना, x प्लस 36 हो गई। और इन सब का योग कितना हो जाएगा बेटा? इन सब का योग, इन 2 का योग 98 ही तो बचेगा। अरे भाई 100 था, 2 ये हो गई, एक संख्या 2 हो गई तो 98 बचा। इसको सॉल्व करो तो 2x प्लस 36 बराबर 98, तो 2x बराबर 98 माइनस 36, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो 2x बराबर 62, तो x बराबर 31, x बराबर 31 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 31 में 36 जोड़ दोगे तो 67 हो गई। पहली संख्या, एक संख्या 2, दूसरी 31, तीसरी 67। ऑप्शन 1 भी नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं, आप सवाल को नोट करें। सवाल है बेटा, x y z 3 अभाज्य संख्याएं हैं। x y z 3 अभाज्य संख्याएं हैं। x y z 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योगफल 38 है, जिनका योगफल 38 है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा? तो x का अधिकतम मान क्या होगा? इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो इसके 5-6 सवाल बचे हैं, इसके 5-6 सवाल करेंगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। धन्यवाद।